गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है हमारी वो फर्स्ट चैप्टर हमने थ्योरेटिकली फिनिश कर लिया है और अब इस चैप्टर की हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम ऐसी प्रॉब्लम्स लेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर सके। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम आज की क्लास में देखते हैं किस तरीके से। हाँ, न्यूमेरिकल करने से पहले आप इस चीज़ों कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे आप जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट कर लें तो उसके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, उनके कंसेप्ट्स जो हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने में सबसे पहले जो आपका अच्छे से यदि न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और उसका एक डायग्राम बना लें। मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग सही से हो जाती है और सही डायग्राम बना लिया तो 50% क्वेश्चन तो आपने वैसे ही सॉल्व कर लिया। तो हमें इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना है कि डायग्राम इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाएं वैसे वैसे उसका डायग्राम बनाते जाएं और जैसे ही डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि पूछा क्या गया है और उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले यूज़ करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टाइल है जिसको हम कहेंगे, एक क्वेश्चन है हमारा उसी से रिलेटेड है। हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर वो क्वेश्चन नंबर है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में है हमारा एक क्वेश्चन नंबर दैट इज 1.18 ऑन पेज नंबर 47। तो इसको हम कंसिडर करेंगे। उससे पहले उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं जिससे इसको समझने में हमें इजीनेस रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 1.18 करने वाले हैं। 18 करने से पहले हमें क्या सीखना है वो समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि गाउसेस लॉ क्या होता है। तो गाउसेस लॉ हमें हमेशा याद रखना है और गाउसेस लॉ सिंपली ये कहता है कि मान लीजिए कोई क्लोज्ड सरफेस है, उससे जो टोटल फ्लक्स अटैच्ड है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि मैं इस टर्म को नहीं छोड़ दूं तो मैं कहूंगा फाई जो है वो टोटल फ्लक्स है जो उस क्लोज्ड सरफेस से या गाउसियन सरफेस से अटैच्ड है और सिग्मा क्यू इज द टोटल चार्ज इनसाइड दैट और एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट। तो हमें ये याद रखना है कि यदि आपको फ्लक्स मिल जाए तो आप एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है वो गाउसियन क्लोज्ड सरफेस के अंदर। अब मान लीजिए यदि आपके पास चार्ज है तो आप उससे फ्लक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उससे अटैच्ड फ्लक्स कितना है। ये तरीका होता है। तो सिंपली मैं यदि एक सिंपल सा एग्जांपल लूं कि मान लीजिए एक चार्ज रखा हुआ है Q और एक स्फेयर बना दिया, इसके अंदर रखा हुआ है होलो या कैसा भी स्फेयर है। तो मैं कहूंगा कि मान लीजिए होलो स्फेयर है तो अब इससे फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेगी इस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलेगी। जब फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलेगी तो इससे क्या हो जाएगा, एक फ्लक्स अटैच हो जाएगा क्योंकि फील्ड लाइंस जब किसी सरफेस से होकर जाती है तो उससे क्या अटैच हो जाता है, एक फ्लक्स अटैच हो जाता है। तो मैं कहूंगा दिस इज अ क्लोज सरफेस, इससे जो टोटल फ्लक्स अटैच होगा वो हम सीधा गाउसेस लॉ से लिख सकते हैं। वो टोटल फ्लक्स कितना अटैच होगा, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, क्योंकि हम कह रहे हैं ये जो क्लोज्ड सरफेस है ये गाउसेस लॉ को फॉलो करेगी और जब फॉलो करेगी तो डेफिनेटली इससे जो फ्लक्स अटैच होगा वो इसमें जो टोटल चार्ज है और इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q है, तो इससे जो अटैच्ड फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर? ये तो हो गया हमारा पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इसी को यूज करते हुए हम देख रहे हैं। सेकंड एग्जांपल में हम समझें कि भाई मान लीजिए एक क्यूब है, दिस इज ऑल्सो ए क्लोज्ड सरफेस, एक क्यूब है, इस तरीके का हमने क्यूब ले लिया। मैं कहूंगा कि क्यूब जो होता है उसकी सारी जो फेसेस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, सारी फेसेस जो है वो इक्वल होती है। अब मैं कहूंगा कि मान लीजिए इसके अंदर कहीं चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज रख दिया,
मैं कहूंगा कि इसकी जो फेसेस हैं उनसे अटैच फ्लक्स कितना होगा। मैं कहूंगा कि भाई फाई जो होता है वो कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो जो होंगी, या हम कहें कि टोटल जो फ्लक्स इससे अटैच होगा इस पूरे क्यूब से, वो कितना होगा, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन यदि मैं कहूं कि इससे एक फेज से कितना फ्लक्स अटैच है, तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, मुझे करना होगा सिंपली डिवाइड। जैसे मैं कहूं कि इसकी फेसेस, टोटल फेसेस कितनी है, 6 फेसेस हैं, आगे की पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, ठीक है। तो इस तरीके की टोटल 6 फेसेस हैं, तो एक फेस से कितना अटैच होगा, 6 एप्सिलॉन नॉट। सपोज करो मुझे इस फेस से निकालना है कि इस फेस से कितना फ्लक्स अटैच है, तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं, किससे, 6 से, क्योंकि 6 फेसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा फ्लक्स, इसलिए एक जो फेस से होगा वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इससे अटैच फ्लक्स, दो फेसेस से करना है तो इसका डबल कर देंगे, दैट इज Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इस फेस से भी हो जाएगा। इस तरीके से हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखिए मैं कहूं कि भाई मान लीजिए ये यहां पर न रख के, यहां पर ना रख के इसकी सरफेस पे रख दिया जाए। सपोज करो एक एग्जांपल मैं यहां ले लेता हूं, यहां पर, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको बनाया फेस, ठीक है। मैं कहूं कि मैंने इसको इस सरफेस पर रख दिया, इस वाली जो सरफेस है इसके ऊपर इसको रख दिया। अब इससे फ्लक्स कितना अटैच होगा, तो अब यदि हमें देखना है कि भाई ये जब मैं यहां रखूं तो इस वाले क्यूब से कितना फ्लक्स अटैच होगा, इसको फाइंड आउट करना है। तो हमें ये करने के लिए क्या करना होगा, देखिए हमें ये जो क्यूब है इसके सरफेस पर रखा हुआ है, इसलिए कुछ फ्लक्स जो है वो बाहर जा रहा है। अब ये इस चार्ज के लिए क्लोज सरफेस के अंदर नहीं हो गया, ये इसकी सरफेस पर रखा हुआ है। जब सरफेस पर रखा हुआ है तो ये क्लोज्ड सरफेस के अंदर नहीं है चार्ज, ये कहां है, सरफेस पर है। तो कुछ फ्लक्स जो है वो इस, इनकी जो सरफेसेस हैं, इस क्यूब की जो सरफेसेस है उनसे पास नहीं होंगे, क्योंकि यहां से जो ऐसे फ्लक्स निकल रहा है वो तो सीधा बाहर निकल रहा है, उस सरफेस से कोई लेना देना नहीं है, तो वो फ्लक्स नहीं होगा, वो तो फील्ड लाइंस होगी। फ्लक्स कब अटैच होगा, जब वो किसी सरफेस से पास करे। तो यहां पर ये क्लोज्ड सरफेस नहीं है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसलिए मुझे इसे क्लोज बनाना पड़ेगा। और क्लोज बनाने के लिए मैं इसके पास में क्या रख देता हूं, एक और क्यूब रख देता हूं इस तरीके से। जब मैं यहां पर क्यूब रखूंगा तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा क्यूब, लाइक दिस, रख दिया। अब मैं देख रहा हूं कि ये जो चार्ज था क्यूब, ये दोनों स्फेयर, सॉरी, दोनों क्यूब्स के बीच में आ गया है। तो ये जो होगा इनकी बाउंड्री पर है, तो मैं कहूंगा कि आधा फ्लक्स इससे अटैच हो जाएगा और आधा फ्लक्स इससे अटैच हो जाएगा। लेकिन बिकॉज इट इज ए क्लोज सरफेस, द टोटल फ्लक्स अटैच टू बोथ द क्यूब्स विल बी फ्रॉम गाउसेस लॉ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर वन क्यूब। मान लीजिए ये फर्स्ट क्यूब है, ये सेकंड क्यूब है, और फाई 1 निकालूं तो हाफ हो जाएगा, दैट इज Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। सपोज करो मैं इसको यहां रख दूं, सपोज करो इस क्यूब के सरफेस पर ना रखकर मैं इसकी इस आर्म पर रख दूं, ठीक है। इस आर्म पर जैसे ही मैंने रख दिया, इसको कवर करने के लिए हमें कितने क्यूब्स बनाने पड़े। अब मैं पूछ रहा हूं कि भाई इस क्यूब से कितना है, दिस इज द नंबर 1 क्यूब, इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना अटैच होगा। तो हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सराउंड करना पड़ेगा, इसके चारों ओर और क्यूब्स बनाने पड़ेंगे। और क्यूब्स हम बना सकते हैं, एक इसके आगे बन जाएगा, दो इधर बन जाएंगे, तो ये पूरा कवर हो जाएगा। यदि बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन दिस द टोटली द वेस्टिंग ऑफ टाइम, क्योंकि आप खुद समझदार हैं इन चीजों को बनाने के लिए, दैट्स व्हाई यू कैन मेक इट इजीली।
एज यू कैन इजीली। देखिए एक और क्यूब बन गया, लेकिन ये अभी भी क्लोज सरफेस के अंदर नहीं आया, इसका ये वाला पार्ट जरूर क्लोज सरफेस के अंदर आ गया। तो इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं आप और इस तरीके से बना सकते हैं, देखिए इस तरीके से, और एक क्यूब और बन जाएगा लाइक, सॉरी ये यहां नहीं बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा लाइक, है ना। और ये फर्स्ट लाइन, ये लास्ट लाइन, ठीक है। और ये बनेगा हमारे पास लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये देखिए, तो ये हमारा क्यूब आई थिंक ये बन चुका है। ओके, यहां से कुछ अटैच करना बाकी है लाइक दिस, ये अटैच कर। तो देखिए अब इस डायग्राम को जब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है, और यहां पर क्यूब्स कितने हैं, दिस इज नंबर 1 क्यूब, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। मतलब 4 क्यूब्स के बिल्कुल सेंटर में है। बिल्कुल सेंटर में भी नहीं हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसको कवर करना जरूरी है। तो हम कहेंगे इन चारों क्यूब्स के बीच में है वो, दैट्स व्हाई द फ्लक्स अटैच्ड टू सिंगल क्यूब इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चारों क्यूब्स में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब ये भी क्वेश्चन हो जाता है तो आप इसको इजीली आंसर दे पाएंगे और समझ पाएंगे कि मैं क्या डिलीवर करना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं। यदि मान लीजिए मैं यहां चार्ज को रख दूं तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स अटैच होगा, तो मैं सीधा कह दूंगा 5 विल बी इक्वल टू Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। एम आई राइट? 4 तो नीचे हो जाएंगे और 4 ऊपर हो जाएंगे, तब ये जाकर सेंट्रलाइज होगा। और फिर हम कहेंगे कि भाई जैसे 4 है ना, तो यहां रखा हुआ है तो 4 इसके नीचे भी बनाने पड़ेंगे। तो हम कहेंगे कि यहां पर जब रखेंगे तो एक क्यूब से जो फ्लक्स अटैच होगा वो कितना होगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब सपोज करो यदि मैं यहां रख दूं, एक सिलेंडर से फ्लक्स अटैच्ड फ्लक्स पूछ रहा हूं, और मैं कहूं कि भाई यहां पर चार्ज को रख दिया मैंने इसकी सरफेस पर, इस वाली सरफेस पर रख दिया, तो सिंपली मुझे देखना है कि भाई इसको कवर करने के लिए मुझे कितने सिलेंडर और बनाने हैं। तो मैं एक सिलेंडर इसके ऊपर और रखूंगा तो डेफिनेटली ये कवर हो जाएगा। तो इस वाले सिलेंडर से नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 सिलेंडर से जो फ्लक्स अटैच होगा वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से हम अटैच्ड फ्लक्स की वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं। अब यदि चार्ज की वैल्यू आपको दे दी जाए तो आप इजीली इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छे तरीके से सॉल्विंग हो जाएगा, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें। इस तरीके के सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं इजीली। अब मैं हमारी बुक का एक क्वेश्चन पढ़कर और उसको सॉल्व करते हैं, तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। इस तरीके से देखिए ये समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा मानता हूं, और इसी को बेस बनाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दिस इज द क्वेश्चन, मैं रीड कर देता हूं। ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम is a distance 5 centimeter directly above the center of the square of side 10 centimeter as shown in figure. What is the magnitude of the electric flux through the square? The square is as हिंट भी दिया हुआ है बुक के अंदर, लेकिन अभी हिंट की जरूरत नहीं। देखिए ये क्या कह रहा है, कुछ डायग्राम ऐसा बना हुआ है बुक के अंदर लाइक दिस, इस तरीके का डायग्राम, और ये कह रहा है कि इसकी जो आर्म है दैट इज 10 सेंटीमीटर, और इससे 5 सेंटीमीटर हाइट पर क्या रख दिया है, एक चार्ज रख दिया बेटा। 5 सेंटीमीटर हाइट पर एक चार्ज रख दिया Q। अब इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी 10 माइक्रोकूलम दे रखी है, अभी के लिए Q मान लेते हैं, चलिए 10 माइक्रोकूलम दे रखी है, और कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इस स्क्वायर से टोटल फ्लक्स कितना अटैच होगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन।
क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई ये जो स्क्वायर है इससे फ्लक्स कैसे निकालोगे, नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम गाउसेस लॉ को यूज कर लेते हैं। गाउसेस लॉ क्या कहता है, यदि मान लीजिए इसको ढंग से देखें तो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 ही है, इसका मतलब हाफ है। यदि मैं एक क्यूब बना दूं, इस क्यूब को ढंग से देखिएगा तो आपको इस चीजें समझ में आ जाएगी और आपको भी बहुत इजी लगेगा ये क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि जब मैंने एक क्यूब बनाया और इसकी एक आर्म सपोज करो दिस इज, सारी आर्म 10 सेंटीमीटर है, तो मैं कहूंगा कि इस वाली सरफेस से इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर हाइट यदि मैं लूं तो वो इसकी यहां पर होगी, ठीक है। 5 सेंटीमीटर हाइट पर एक चार्ज क्यू रख दिया है 10 माइक्रोकूलम का, ओके। अब इससे फ्लक्स अटैच निकालना है, तो अब हमें सिंपल सा फॉर्मूला तो पता ही चल गया होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये क्यूब के अंदर रखा हुआ है और क्यूब के अंदर यदि ये रखा हुआ होता तो इससे टोटल फ्लक्स कितना अटैच होता, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स अटैच होता। लेकिन अब ये किससे पूछ रहा है, ओनली वन फेज से पूछ रहा है कि क्यूब की वन फेज से कितना होगा, तो सिंपली दैट इज Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब आप 10 माइक्रोकूलम यहां रखेंगे और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, जब इसको पुट करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। इसको स्वयं सॉल्व करके देखिए, कंसेप्ट मैंने बता दिया है, कोशिश करें, फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर हम बताएंगे आपको, ओके। इसका जो बुक में आंसर दे रखा है, आई थिंक इसका आंसर गलत दे रखा है, आगे पीछे है क्वेश्चन 1.8 और शायद 1.19 जो क्वेश्चन है उनके आंसर एक्सचेंज कर दिए गए, तो हो सकता है मैच नहीं करें, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये तो हो गया हमारा एक टाइप क्वेश्चन का, ओके। एक दूसरा टाइप 1.24 क्वेश्चन है, इसका टाइप देख लेते हैं वो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए 1.24 बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1.24। फ्लक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए। कैसे, इस तरीके से देखिए, दो सरफेसेस हैं इस तरीके से रखी हुई है। मैं इस बुक में से पढ़ लेता हूं इस क्वेश्चन को जिससे आपको समझने में इजीनेस रहे। दो सरफेसेस रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, एक सरफेस ये, दूसरी सरफेस ये, इनफाइनाइटली लॉन्ग सरफेसेस मान लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहां रहा, two large thin metal plates are parallel and close to each other on their inner surfaces. The plate have surface charge density of opposite sign of magnitude E, ठीक है। चार्ज डेंसिटीज जो है वो अपोजिट है। चार्ज डेंसिटी डेफिनेटली इसका मतलब क्या है, ये सिग्मा दिया हुआ है, अपोजिट चार्ज डेंसिटी है, तो एक पर सिग्मा पॉजिटिव है, दूसरे पर सिग्मा नेगेटिव है। तो अब क्या निकालना है, ऑन द देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव, ओके, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेस। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इन 3 पॉइंट्स पर करना है। कौन कौन से पॉइंट्स है, एक तो इससे बाहर, एक इसके अंदर और एक इसके इस साइड में, 1 2 3 ले सकते हैं हम। तो अब सिंपली हमें पता है, क्या पता है वो देखिए, हमें यह पता है कि भाई एक तो पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी नेगेटिवली चार्ज है। जब ये यहां रखी हुई इस तरीके से दो प्लेट्स रखी हुई है, अब इस पॉइंट पर यदि मैं फाइंड आउट करना चाहूंगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी प्लेट की वजह से पता है, कितनी होती है बेटा, मैग्नीट्यूड ये होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से जो यहां पर, अब इस बात का ध्यान रखें जो हमने ग्राफ में भी प्लॉट करके बताया था कि जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड नहीं करती, वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। इसलिए जो इसकी वजह से यहां पर जो वैल्यू आएगी वो भी यही आएगी मैग्नीट्यूड में, और इसकी वजह से यहां पर जो वैल्यू आएगी लगभग वो भी वही आएगी मैग्नीट्यूड में। मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा। जब ये मैग्नीट्यूड सेम रहेगा
तो अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यदि कोई यहां पॉइंट ले रहे हैं तो इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किस साइड में होगी बेटा, इस साइड में होगी। दिस इज ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट बिकॉज दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज। हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कहां होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स द चार्ज फॉर नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कौन सी है, फॉर पॉजिटिव प्लेट दैट इज दिस वन, and for negative plate that is towards the plate, that's why the direction is this one. The magnitudes are same but the direction is different, that's why they cancel each other. So the resultant magnetic field for this plate is zero. So sorry, for this configuration is zero at this point out of the, for this case for positive plate away from the plate, that is E positive, and for negative plate towards the plate for E negative, and both have the opposite direction and have the same magnitude. That's why they cancel each other. The electric field will be zero at this point. But the points lies between these two plates. उनके बीच में क्या रहेगा, उनके बीच में कुछ ऐसा रहेगा, मैं कहूंगा यहां पर पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो इधर आएगी और नेगेटिव प्लेट की वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो इस साइड में आएगी। बोथ हैव सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। आई कैप लगा देता हूं, सपोज दैट दिस डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस, दैट्स व्हाई इट इज आई कैप। तो आई कैप से क्या डायरेक्शन हो जाएगी तो इजी हो जाएगा। याद रखिएगा एक बात, वापस से रिमाइंड करवा रहा हूं, बार बार रिमाइंड करवाऊंगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में जब भी ऐड करेंगे तो सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं कर सकता कि भाई ई कोई है तो उसका सीधा ही मैग्नीट्यूड देखिए और इसकी वजह से ये हो जाएगा, इसकी वजह से दोनों को ऐड कर दिया। नहीं, ऐड क्यों कर रहा हूं, मुझे यहां एक साइन भी लगाना पड़ेगा, उनकी डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि ये जो क्वांटिटीज हैं दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज और इनको वेक्टरली ऐड करना चाहिए। तो इसकी वजह से यहां पर जो फील्ड है वो ये वेक्टर फील्ड हो गया, इसकी वजह से यहां जो फील्ड है ये वेक्टर फील्ड हो गया और दोनों को हमने ऐड कर दिया। बोले साहब यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहां पर भी ऐसा ही हुआ है। इसको यदि ध्यान से देखें तो मैं इसको सॉल्व पहले कर लेता हूं। देखिए द टोटल E विल बी इक्वल टू E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव। ओके, E पॉजिटिव की डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी, मतलब माइनस आई कैप, दिस इज द माइनस आई कैप। तो मैं कहूंगा मैग्नीट्यूड तो वही है लेकिन डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप, और मैग्नीट्यूड तो वही है लेकिन डायरेक्शन क्या है, प्लस आई कैप। इन दोनों को एक दूसरे से कोई ये क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा। लेकिन इस केस के लिए ऐसा नहीं है, इस केस के लिए ये दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इसकी डायरेक्शन आई कैप है तो इसकी डायरेक्शन भी आई कैप ही होगी। और जब ये दोनों आई कैप होगी तो डेफिनेटली ये दोनों ऐड होके सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, और जो मैग्नीट्यूड होगा इसका वो 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। दो अपोजिट साइन की प्लेट्स हैं, दो अपोजिट डेंसिटी की प्लेट्स हैं जिनकी डेंसिटी एक की पॉजिटिव है दूसरे की नेगेटिव है और दोनों सेम डेंसिटी के हैं, तो उनके बीच में जो कोई पॉइंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन उनके बाहर जो पॉइंट्स लाई करेंगे उन पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग जीरो होगा। बिल्कुल जीरो नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहां पर कुछ फील्ड कुछ अलग इफेक्ट की वजह से होगा जिसको हम सेकंड चैप्टर में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर फील्ड और यहां पर फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। यही एक कैपेसिटर का एक छोटा सा कंसेप्ट भी है कि कैपेसिटर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, वो इसी तरीके से होता है। इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, लेकिन अभी के लिए कुछ चीजें याद रखने की हैं। अपोजिट डेंसिटी की प्लेट्स है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही होगा, बाहर क्या होगा, जीरो होगा। सेम डेंसिटी की प्लेट है तो अंदर जीरो हो जाएगा क्योंकि इसकी वजह से अपोजिट और इसकी वजह से अपोजिट, लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस तरीके से हम इन दोनों को अच्छे से समझ सकते हैं और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं आप। अब इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। दोनों की डेंसिटी दे रखी है, चार्ज डेंसिटी जब आपको दे रखी है सिग्मा, तो यहां जीरो, यहां पर केवल सिग्मा की आप वैल्यू पुट करेंगे और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। यदि नहीं आता है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए। मैं आपको पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा। इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि जब आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके गलती होने के चांसेस एग्जाम में बहुत कम होंगे। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी सेकंड प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चलिए एक क्वेश्चन समझ लीजिए। एक, हाँ, एक डाइपोल्स की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको समझ लेते हैं। डाइपोल्स की बजाय हम पहले चार्ज की बात करते हैं। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ओके, एक चार्ज, और मैं यहां पर एक स्फेयर बना देता हूं, ठीक है। एक सरफेस बना दी है मैंने, इक्वी डिस्टेंस है, उसके सेंटर पर एक चार्ज मैंने क्यू रख दिया है। कुछ स्टेटमेंट मैं दूंगा जिनको ढंग से आप समझेंगे तो आपके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने इसको रखा, मैं कहता हूं कि मान लीजिए ये आर डिस्टेंस है, दिस इज ऑल्सो आर डिस्टेंस। मुझे पता है कि इसकी वजह से पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 और 2 पर मैं क्या कह सकता हूं, E is equals to, the magnitude of E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. Am I right? मैग्नीट्यूड निकाल लिया 1 upon 4 pi epsilon Q की वजह से R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना होगा। क्लियर? तो मैं एक स्टेटमेंट यदि दूं कि भाई पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो एम आई राइट और नॉट? तो आप सोचेंगे, बोले बिल्कुल सही है, बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू भी सेम है और आर भी दोनों पॉइंट्स के लिए सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे स्टेटमेंट बहुत क्लियर कंसेप्चुअल होने चाहिए। हमें यूं कहना चाहिए, देखिए मैंने कहा गलत है, क्यों गलत कहा है उसको समझिए। मैं कह रहा हूं कि इसकी वजह से यहां पर और इसकी वजह से यहां पर जो फील्ड है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस कंटेन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों पॉइंट्स पर, ये तो सेम है, बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट, क्योंकि इस पॉइंट के लिए जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी और इस पॉइंट के लिए जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सेम तो नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हम एक वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो हमें जब भी इस तरीके के स्टेटमेंट देने हो तो हम ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर is not same. The magnitude of electric field is same, but the electric field at every point is different because the direction at every point lies on this surface is different. तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल करते समय और स्टेटमेंट देते समय भी ध्यान रखेंगे। जब ऐसा आ जाता है तो अब हम कुछ चीजें और समझ लेते हैं। अब डाइपोल का केस डिस्कस कर लेते हैं भाई। डाइपोल का केस क्या रहेगा, देखिए कुछ इस तरीके से। मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल ही ले लेता हूं, एक डाइपोल ही रहा, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। अब मैं यहां पर कह दूं कि भाई यहां पर एक इस तरीके से मैंने इक्विटोरियल सरफेस ले लिया, सॉरी इक्विटोरियल सरफेस इसका ले लिया। अब मैं कहूं कि भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड
इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो। इस पॉइंट पर कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आ जाता है और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले साहब अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। अब ये बिकॉज इट इज ऑन द इक्वेटोरियल सरफेस, तो आप इसको कंफ्यूज ना करें अपने आप को। आप सिंपली क्या करें, उस पॉइंट को रख दें और उस मेथड को याद रखें जिस मेथड से हमने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। और इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का हमारा जो मेथड था वो किस तरीके से था, वो ये था कि आप इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए और इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए और वो क्या कर दीजिए, उनको ऐड कर दीजिए, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज होनी चाहिए। मैं फॉर सिंप्लिसिटी ये मान लेता हूं दिस डायरेक्शन इज आई कैप एंड दिस इज माइनस आई कैप। ओके, तो मैं कहूंगा कि बेटा देखिए इसकी वजह से हमें पता डाइपोल की जो आर्म्स होती हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, सॉरी जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में जो टोटल डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है ए, स्मॉल ए। अब इस सेंटर पर जब पॉइंट होगा तो मुझे इनका मैग्नीट्यूड निकालना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों केसेस के लिए, ई पॉजिटिव के लिए निकाल लूं, इस चार्ज की वजह से यहां पर जो फील्ड होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं क्या कर देता हूं ए स्क्वायर, और ई नेगेटिव की वजह से जो फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर। द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फील्ड इज सेम एट दिस पॉइंट। देखिए यदि अब डायरेक्शन की बात आएगी, बिकॉज इट इज दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज, यदि मैं इनको सम करना चाहूं, इस ओ पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहूं रिजल्टेंट फील्ड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा। ये वेक्टर क्वांटिटीज होनी चाहिए। जब ये वेक्टर क्वांटिटी, ये तो वेक्टर नहीं है, ये तो मैग्नीट्यूड्स हैं, इसका मतलब इन्हें वेक्टर बनाना पड़ेगा और वेक्टर बनाने के लिए हमें एक साइन लगाना और यहां एक डायरेक्शन चाहिए। तो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। मतलब द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आई कैप। आप पी कैप से भी ले सकते हैं, पी कैप हमें पता है कि माइनस क्यू से इधर होता है, तो इसको पी कैप देते हैं, तो पी कैप से ले लेते हैं। चलिए इसकी जरूरत नहीं है, डायपोल के लिए तो डायरेक्शन डिफाइन इसी से हो जाएगी। तो ये जो डायरेक्शन है ये पी कैप है, इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन कौन सी, माइनस पी कैप है, तो मैं यहाँ माइनस पी कैप लगा देता हूं, मेरी वेक्टर क्वांटिटी बन गई। मैं यदि इसको सॉल्व करूं और इसको भी वेक्टर बनाऊं तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, इसकी वजह से यहां पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी यही होगी, क्योंकि दैट विल बी टुवर्ड्स द चार्ज बिकॉज इट इज नेगेटिव चार्ज। जब ये टुवर्ड्स द चार्ज होगी तो ये भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, दैट विल बी माइनस पी कैप। दोनों को ऐड कर दें हम, दैट विल बी 1/4। अब ये तो डबल हो गए सीधे सीधे ही, तो मैं सीधा लिख देता हूं दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन ए स्क्वायर पी कैप और माइनस का साइन, दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। इस तरीके से हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? और यही फॉर्मूला उससे डायरेक्ट भी आ जाएगा, जो डाइपोल मोमेंट इक्वेटोरियल प्लेन पर जो हमने किया है उसके अंदर हम जो r डिस्टेंस पर ले रहे थे उसको आप r को 0 कर लें तो डेफिनेटली आपके पास यही आएगा। आप इसको ट्राई करके देखें, डेफिनेटली आपको इस पर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने की है, आप भी कुछ प्रॉब्लम्स करिए, कुछ एग्जाम्पल मैंने इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि एग्जाम्पल बुक में लिखे हुए होते हैं। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम एग्जाम्पल्स में आपको आ रही है तो डेफिनेटली लेट मी नो दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम, जिसको हम एक क्लास लेकर, एडिशनल क्लास लेकर उसको सॉल्व कर पाए। कोशिश करता हूं कि आप उसके सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे और जब आप उनको करेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। यदि कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही हो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखें, कोशिश करूंगा कि उस पर उसको सॉल्व करके आपको समझा कर स्नैपशॉट डाल दूं। फिर भी समझ में नहीं आए तो उसका एक वीडियो बना दिया जाए। आप पढ़िए और
मुझे बताइए कि किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप मुझे बताएंगे तो उनका सॉल्यूशन निकलेगा। यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपको दिक्कतें आ सकती हैं। कोशिश करिए इंटरेस्ट से पढ़िए। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम घर पर हैं और डेफिनेटली सुरक्षित हैं। तो इस तरीके से आप करते रहिए। आज के लिए इतना ही। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स भी देख लें यदि आपकी आती है तो। नहीं तो हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे। बाय।